हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इजी बायोलॉजी बाय अल्फा में। मैं सुषमा, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, आप सभी का बहुत 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 स्वागत करती हूँ आज के इस क्लास में। जैसा कि चैप्टर हमारा चल रहा था मानव जनन, और इस चैप्टर के बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनको हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज की क्लास में मैं आपको कराने वाली हूँ इस चैप्टर के अगले टॉपिक, जिसके बारे में आत्मक चक्र, ठीक है बेटा, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में इससे 2 नंबर के, 1 नंबर के, 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इसके बारे में हमें नॉलेज होना भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, जिसमें हम लोग देखेंगे मानव जनन यानी आर्तव चक्र के बारे में। ठीक है बेटा, बात करते हैं आर्तव चक्र। आर्तव चक्र को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती है ये सब में नहीं पाई जाती, यानी कुछ प्राइमेट्स, ठीक है, कुछ प्राइमेट्स में ही देखने के लिए मिलती है। और उस कुछ प्राइमेट्स की बात करें बेटा, अगर उस कुछ प्राइमेट्स जो हैं, ठीक है, जो प्राइमेट्स हैं, तो प्राइमेट्स की अगर हम बात करेंगे तो प्राइमेट्स में आपका पक्षी, मानव और बंदर, ये नॉर्मली इनमें ही देखने के लिए मिलेंगे। जैसे गाय हो गई, भैंस हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, इनमें बेटा आठों चक्र नहीं होते। ठीक है, इनमें मौसम के अकॉर्डिंग, ठीक है, इनमें ये मौसम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मैथुन क्रिया या सेक्शन प्रपोज, या हम कह सकते हैं कि मौसम के अकॉर्डिंग ही इनमें ही गर्भ धारण की क्षमता होती है। लेकिन मनुष्य है, कपी है, बंदर है, चिंपैंजी है, इनमें किसी मौसम का वेट नहीं। इसकी बॉडी में परिवर्तन होते रहते हैं, हर महीने परिवर्तन होगा, हर महीने बदलाव होगा, और वो हर महीने गर्भ धारण कर सकता है। यानी पूरे साल, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, इससे लेना देना नहीं है। इसकी बॉडी में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो निरंतर चलते रहते हैं कुछ साल के लिए, तो वो उतने समय तक वो संतान उत्पत्ति कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। बेटा ये जो कपी है, मानव है, बंदर है, ठीक है, हम कह रहे हैं कि जो आर्तव चक्र है, बेटा ये जो आर्तव चक्र होती है ये नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली क्या होती है, 28 से, ठीक है, 28 से 29 डे की साइकिल है। कितना, 28 से 29 डे की ये साइकिल होती है। ठीक है, नॉर्मली देखा जाए, ठीक है, नॉर्मली देखा जाए तो ये 12 से 13, या हम कह सकते हैं 15 साल, 15 साल की एज में क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है बेटा, किस में स्टार्ट होगा, जो फीमेल होगी, मेल में नहीं, ध्यान देना, ठीक है, एक चीज ध्यान देना कि मेल में स्टार्ट नहीं होगा, ये स्टार्ट होगा फीमेल से। तो ये 28 से 29 डे की साइकिल्स होती है। ठीक है, ये 12 से 13, 14, 15, 11 भी कह सकते हैं, 10 भी कह सकते हैं, इतने साल में क्या हो जाती है, ये स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्या होगी ये, इतने साल में ये स्टार्ट हो जाती है। क्लियर। इसमें बेटा अगर हम बात करें एक रजो धर्म से, ठीक है, एक रजो धर्म से दूसरे रजो धर्म, एक रजो धर्म से दूसरे रजो धर्म के बीच का जो अंतराल है उसको ही कहते हैं आर्तव चक्र। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, आर्तव चक्र कहते हैं। यानी एक रजो धर्म से दूसरे रजो धर्म के बीच का जो समय है, जो समय अंतराल है, उस समय अंतराल को ही हम क्या कहते हैं, आर्तव चक्र कहते हैं। ठीक है, अब इस आर्तव चक्र को बेटा पूर्ण होने के लिए कई सारे परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे बेटा इसके लिए हमारे अंडाशय में भी परिवर्तन होता है, ठीक है, गर्भाशय में भी परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और हार्मोन्स की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, हार्मोन्स का होता है। यानी अगर ये किसी फीमेल्स के अंदर ये घटना घट रही है, उसके लिए बेटा जिम्मेदार कौन है, ये हार्मोन्स है। या हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन चल रहे हैं, जो भी कार्य चल रहे हैं,
उस कार्य के लिए अगर कोई कुछ जिम्मेदार है तो जिम्मेदार क्या है, वो है हार्मोन्स। तो यहाँ पे जैसे हमने युग्मक जनन में, अंड जनन में, शुक्राणु जनन में, इन सब में भी हार्मोन्स का रोल देखा था। कोई लड़का बड़ा हो रहा है तो उसमें हार्मोन्स का बदलाव हो रहा है, कोई लड़की बड़ी हो रही है तो उसमें हार्मोन्स की एक्टिविटी है, वो हार्मोन्स की वजह से ही हो रहा है। अब किसी भी गर्ल्स में, ठीक है, किसी भी मानव में, किसी बंदर फीमेल्स में, कपी फीमेल्स में अगर पीरियड्स हो रहे हैं तो इसके जिम्मेदार कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है बेटा, हार्मोन्स है। ठीक है, तो हार्मोन्स के रोल को समझेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रजोधर्म के बारे में। किसके बारे में हम बात करेंगे बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे रजोधर्म के बारे में। चलिए देख लेते हैं। आप देखो थोड़ा सा इसके बारे में देख लें तो मादा जनन काल के प्रारंभ यानी 12 से 14 के साथ ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, जो जनन काल की समाप्ति यानी 45 से 50 में साल में रुक जाता है। ठीक है, यानी किसी भी गर्ल्स में ये 13, 14, 15, 10, 11 में ये स्टार्ट होगा, और जब वही लड़की 40 साल, 40 तो नहीं मान सकते, 45, 46, 47, 48, 49, 50 की एज में जाएगी तो उसमें क्या होगा, ये रुक जाएगा। अब यहाँ पे बेटा जब हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं रजोधर्म। रजोधर्म, तो अगर रजोधर्म को नॉर्मली देखा जाए, ठीक है, नॉर्मली अगर हम देखें इसमें दो चीज शामिल है। एक बेटा है रजोदर्शन, एक जो शामिल है वो है रजोदर्शन, और एक रजो निवृत्ति। निवृत्ति, किसी चीज से निवृत्ति पा लेना, रजो निवृत्ति यानी समाप्ति कह सकते हैं। और रजो दर्शन यानी बेटा हम क्या करें, किसी चीज की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो ये 12 से 15 साल में, ठीक है, 12 से 15 साल में स्टार्ट होता है। यानी जब किसी भी गर्ल्स में, किसी भी लड़की में उसका जो पहला पीरियड्स आएगा, उस पहले पीरियड्स को हम क्या कहते हैं, रजो दर्शन कहते हैं। ये 12 साल, 11 साल, 13 साल, 10 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल में स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, और किसी महिला में 45 साल से 50 में, एग्जैक्ट टाइम नहीं बेटा, 50 प्लस भी हो जाते हैं ना, 51, 52, 53 भी किसी किसी में हो जाते हैं। नॉर्वे जो एनसीईआरटी आपकी कहती है वो 45 से 50, तो 45 से 50 साल में क्या हो जाता है, रुक जाता है। यानी ये जो हर महीने पीरियड्स हो रहे हैं वो क्या हो गया, रुक गया, अब ये नहीं आ रहा है, उसको कहते हैं रजो निवृत्ति। ठीक है, तो पहले पीरियड्स को रजोदर्शन जो 12 से 15 साल के एज में स्टार्ट होगा, और सबसे लास्ट पीरियड्स को हम क्या कहेंगे, रजो निवृत्ति, जो 45 से 50 साल के एज में एंड हो जाता है। बेटा ये 12 से लेकर, नॉर्मली देखा जाए 12 से 50 साल की एज तक की जो फीमेल्स होगी उसमें गर्भधारण करने की क्षमता होगी। अब बोलोगे मैम क्यों होगी, क्योंकि बेटा इस एज की जो गर्ल्स होंगी, जो महिलाएं होंगी, उनके ओवरी से, जैसा कि आपने मादा जनन तंत्र में पढ़ा होगा कि ओवरी के बारे में, अंडाशय के बारे में, तो उसके ओवरी से हर महीने एक अंडे का निर्माण होता है। ठीक है, अब अगर वो अंडा फर्टिलाइजेशन हो गया, उसका मेल गैमेट यानी शुक्राणु के साथ निषेचन हो गया तो पीरियड्स नहीं हुआ। ठीक है, और अगर वो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो फिर पीरियड्स होगा। ठीक है, इसीलिए आप देखते हो अगर कोई भी महिला प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी अवस्था में उसके पीरियड्स रुक जाते हैं, और प्रेगनेंसी के बाद फिर उसका पीरियड स्टार्ट होता है। तो निषेचन हुआ तो पीरियड्स नहीं होगा, निषेचन नहीं हुआ तो पीरियड्स होगा। तो ये जो परिवर्तन होते हैं बेटा, फीमेल्स के कुछ ओवरी के परिवर्तन होते हैं और कुछ उसके गर्भाशय के परिवर्तन होते हैं। ओवरी और गर्भाशय में परिवर्तन होने की वजह से ही एक फीमेल्स क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, और ओवरी और गर्भाशय में परिवर्तन होने की वजह से ही, ठीक है, उनमें परिवर्तन होने की वजह से ही पीरियड्स आते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब ये जो बेटा रजो धर्म की बात कर रहे हैं, अब इसमें हमने क्या बात करी कि बेटा इसमें हार्मोन्स की भी एक्टिविटी होती है। ठीक है, इसमें क्या है, हार्मोन्स की भी एक्टिविटी होती है। अब हार्मोन्स की एक्टिविटी की बात करें बेटा, हार्मोन्स की एक्टिविटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो हाइपोथैलेमस, 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 तो बेटा जो ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स होता है,
ये एक हार्मोन्स को रिलीज करता है, ठीक है, क्या करता है, एक हार्मोन्स को रिलीज करता है जिसको कहते हैं GnRH, ठीक है, यानी गोनाडो गोनाडोट्रोपिन ट्रोपिन रिलीजिंग, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, यानी जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ये हार्मोन्स को रिलीज करता है, ठीक है, ठीक है, GnRH जिसको कहते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। बेटा ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स है ये काम करता है किस पे, ये काम करता है, वर्क करता है किस पे, हमारी जो मास्टर ग्लैंड है, कौन, मास्टर मास्टर ग्लैंड, यानी हमारे शरीर की जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथि है जिसको कहते हैं बेटा पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, या इसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी कहते हैं या फिर मास्टर ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो यानी जब कोई भी लड़की किस एज में जाएगी बेटा, वो किशोरा अवस्था में आती है, यानी वो 12-13 साल की एज में आएगी, उसका जो हाइपोथैलेमस ब्रेन है उससे एक हार्मोन्स रिलीज होगा जिसको कहते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। अभी हार्मोन्स जो हमारे ब्रेन्स में मौजूद पीयूष ग्रंथि है, मास्टर ग्लैंड्स है, इस पे वर्क करेगी और उसको प्रेरित करेगी। वह किसके लिए प्रेरित करेगी, तो उसको हार्मोन्स रिलीज करने के लिए प्रेरित करेगी कि अब तुम्हारा वक्त आ गया है हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए, ठीक है बेटा। क्या होगा हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए, तो ये जो मास्टर ग्लैंड्स है ये हार्मोन्स को रिलीज करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, ये क्या करेगी, हार्मोन्स को रिलीज करना स्टार्ट कर देगी, और ये बेटा 2 तरीके के हार्मोन्स को रिलीज करेगी, ठीक है, क्या करेगी, ये 2 तरीके के हार्मोन्स को रिलीज करेगी। एक हार्मोन जो होता है वो है बेटा FSH, ठीक है, और एक हार्मोन जो होता है LH, ठीक है, ये नाम आपने सुना होगा FSH और LH। FSH की बात करते हैं तो इसको कहते हैं बेटा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है, क्या कहते हैं, इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स। और अगर LH की बात करते हैं बेटा तो ल्यूटिलाइजिंग, ठीक है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स, ठीक है, तो ये 2 तरीके के हार्मोन्स को रिलीज करेगा, यानी जब GnRH हार्मोन्स रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से, तो हाइपोथैलेमस कार्य करेगा मास्टर ग्लैंड पे, क्यों कार्य करेगा, हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए। और जब मास्टर ग्लैंड्स क्या हो जाएगी, प्रेरित हो जाएगी, तो 2 टाइप्स के हार्मोन्स को रिलीज करेगी, एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको FSH कहते हैं, और एक होता है बेटा ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जिसको हम क्या कहते हैं, LH कहते हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर बेटा। अब ये जो दोनों हार्मोन्स है ये दोनों क्या करेंगे, अब ये ओवरी को एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बनाने के लिए क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं, और इसके साथ साथ एस्ट्रोजन हार्मोन्स बेटा रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। अब ये जब दोनों हार्मोन्स रिलीज होंगे तो ये दोनों हार्मोन्स क्या करेंगे, जो फीमेल्स की ओवरी है तो इस फीमेल्स की ओवरी में क्या प्रेरित करेंगे, एस्ट्रोजन को, ठीक है, एस्ट्रोजन को रिलीज करने के लिए और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करने के लिए, ठीक है, ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज करने के लिए क्या होंगे, प्रेरित करेंगे। और बेटा ये जो एस्ट्रोजन होता है ये रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ हार्मोन्स,
ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या है, ग्रोथ हार्मोन्स, जिसको हम कहते हैं वृद्धि हार्मोन्स। तो वृद्धि हार्मोन्स क्यों जरूरी है भाई हमारे शरीर के वृद्धि विकास के लिए? तो यहाँ पे जो एस्ट्रोजन्स यानी जब वो मास्टर ग्लैंड एफएसएच और एलएच को रिलीज करेगी तो ये ओवरी क्या करेंगे, यानी ओवरी को, अब ये ओवरी क्या करेगी, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करेगी और ये एस्ट्रोजन जो होते हैं बेटा वो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स के लिए, यानी जो वृद्धि हार्मोन्स होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, नहीं जिम्मेदार होते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, बात क्या करेंगे, फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, यानी मासिक धर्म के चरण, ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा, इसको हम कह सकते हैं मासिक धर्म के चरण, मासिक धर्म के चरण, ठीक है, मासिक धर्म के चरण यानी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं यानी मासिक धर्म के चरण की बात करते हैं तो ये नॉर्मली बेटा हमें आपको क्या दिखेंगे, ये नॉर्मली 4 फेजेस देखेंगे, ठीक है, नॉर्मली क्या बेटा दिखेंगे, 4 फेज दिखेंगे, ठीक है, एक एक फेज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला जो फेज हमें दिखता है, ठीक है, तो जो पहला फेज हमें दिखेगा, ठीक है बेटा, तो ये जो पहला फेज होगा, ठीक है, हेडिंग क्या थी, फेज ऑफ फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। बट अब फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेंगे तो हमें इसमें 4 फेज नॉर्मली देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले फेज की बात करेंगे बेटा, जो पहला फेज होगा उसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज बेटा ये 0 से 5 डे का होता है, 0 से 5 डे या हम कह सकते हैं 1 से 5 डे का, क्या कह सकते हैं, 1 से 5 डे का। इसको हम कह सकते हैं बेटा हिंदी में क्या, हिंदी में कह सकते हैं ऋतु ऋतुस्राव, ठीक है, ऋतुस्राव यानी जो मेंस्ट्रुअल फेज है बेटा जिसको हम कहते हैं ऋतुस्राव, यानी हर गर्ल्स में क्या होते हैं, हर गर्ल्स में जो पीरियड्स होते हैं, तो किसी गर्ल्स में 2 दिन का पीरियड्स टाइम होता है, किसी में 3 दिन का, किसी में 4 दिन का, किसी में 5 दिन का। अब किसी दिन में 6, 7, 8, 8 दिन के भी होते हैं तो ये क्या हो गया, हाई हो गया, यानी कि जो डे है, जो लिमिट डे है उससे क्या हो गया, ये हाई। उस सिचुएशन में हमें डॉक्टर से कंसल्ट लेना चाहिए। लेकिन नॉर्मली जो पीरियड्स के डेट होते हैं बेटा वो 0 से 5 डे कह सकते हैं या 1 से 5 डे तक, यानी 1 से 5 दिन तक, ठीक है बेटा, 1 से 5 दिन तक क्या होगी, 1 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होगी, ठीक है बेटा, क्या होगी, ये ब्लीडिंग की क्रिया होगी। ये ब्लीडिंग कहाँ से होगी, तो महिला का जो वजाइना, वजाइना मतलब बेटा जो महिला की क्या है, योनि है, यहीं से होगी। क्यों होगी, रीजन क्यों है, क्योंकि बेटा गर्भाशय की, जो फीमेल्स में गर्भाशय है उस गर्भाशय का जो अंत गर्भाशय है, ठीक है, अंत गर्भाशय है बेटा, ये अंत गर्भाशय क्या होता है, टूटता है प्रेगनेंसी न होने के सिचुएशन में, ठीक है, इम्प्लांटेशन न होने के सिचुएशन में क्या होता है, ब्रेक होता है, ठीक है,
और इसके साथ साथ बेटा जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, वो भी ब्रेक होती हैं, इसीलिए हमें ब्लड जैसा निकलता है। ठीक है, तो वो सिर्फ ब्लड ही नहीं होता उसमें, थक्के थक्के जैसे भी वो भी रिलीज होते हैं। तो वो कितने दिन का होता है बेटा, ये जो डे होता है ये 0 से 5 डे का टाइम होता है। तो इसको नॉर्मली कह सकते हैं बेटा कि यह रक्तस्राव है, ठीक है, 1 से 5 डे तक रहता है और इस अवस्था में प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा होता है। अब एक चीज़ और है बेटा, यानी ये क्या है, मेंस्ट्रुअल जो फेज है 1 to 5 डे यानी ऋतुस्राव हो रहे हैं, ब्लीडिंग की क्रिया हो रही है, रक्तस्राव की क्रिया हो रही है, और इस दौरान में बेटा जो प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है, जो प्रोजेस्टेरॉन है वो प्रोजेस्टेरॉन क्या है, हाई है, यानी कि बहुत ज़्यादा है। यानी मेंस्ट्रुअल फेज जो है, तो बेटा मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल जो होता है वो हाई होता है। ठीक है, अब हम सेकेंड फेज की बात करते हैं। ठीक है बेटा, हम बात करते हैं सेकेंड फेज की। जो सेकेंड फेज होती है उसको हम कहते हैं फॉलिकल फेज। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, फॉलिकल, फॉलिकल फेज कहते हैं, यानी कह सकते हैं बेटा पुटकीय, क्या कह सकते हैं, पुटकी प्रवस्था। पुटकी प्रवस्था। अब ये जो बेटा पुटकी प्रवस्था है ये कितने टाइम के डे है, तो बेटा ये जो पुटकी प्रवस्था है ये हम इसको 6 से 13 डे मानेंगे। कितना, 6 से 13 डे। कितना बेटा, 6 से 13, क्योंकि 5 दिन तक तो भाई ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको हम 6 से 13 डे तक मानेंगे। 13 डे ना मान के हम 14 भी कह सकते हैं। ठीक है, हम 14 भी यहाँ पे मान सकते हैं कि 13 से 14 डे की साइकिल्स होती है नॉर्मल, लेकिन हम इसको 6 से 13 डे तक ही इसको मानेंगे। अब इस फॉलिकल फेज में क्या हो रहा है, यानी कुछ तो ऐसा है कि जो फॉलिकल फेज में शुरू हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो फॉलिकल बेटा फेज होता है, इस फॉलिकल फेज में आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगा, इसमें बेटा जो महिला का क्या है, अंडाशय है, महिलाओं का जो क्या है, अंडाशय है, इस अंडाशय में फॉलिकल बनेंगे, फॉलिकल, फॉलिकल, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और फिर लास्ट में क्या आता है, ग्राफियन, ग्राफियन फॉलिकल या ग्राफियन पोटा। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल या ग्राफियन पोटा। ठीक, तो ये 6 से 13 डे की साइकिल होती है। ठीक है, ये 6 से 13 डे की क्या होती है बेटा, साइकिल होती है। अब इसमें एलएच और एफएसएस की बात करें तो इस चरण में एलएच तथा एफएसएस तथा एस्ट्रोजन ज्यादा होता है। इस फेज में 3 हार्मोन्स, अगर हम कह रहे हैं मेंस्ट्रुअल फेज की बात करें तो उसमें प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा है, लेकिन बेटा अगर हार्मोन्स की बात करते हैं तो इनमें 3 हार्मोन्स के रोल्स होते हैं, जैसे एलएच, एफएसएच और एस्ट्रोजन। ये 3 हार्मोन्स की एक्टिविटी ज्यादा होती है किस फेज में, फॉलिकल फेज यानी पुटकी प्रवस्था। पुटकी प्रवस्था का मतलब हो गया बेटा कि पुटक का क्या होना, निर्माण होना। तो पुटक का निर्माण कहाँ होना, फीमेल्स की ओवरी में होना। ठीक है, कहाँ पे, फीमेल्स की जो ओवरी है उस फीमेल्स की ओवरी में क्या हो रहा होना, पुटक का निर्माण होना। ठीक है, अब ये डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। अब बेटा तीसरा जो फेज आता है, बेटा जो तीसरा फेज आता है उसको कहते हैं ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन फेज, यानी अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग की फेज कब आएगी बेटा, इसको हम
14 से 15 डे वाला मानते हैं कि 14 से 15 डे की जो अवस्था होती है, इस अवस्था में क्या होता है बेटा, इस फेज में क्या होता है कि जो एलएच हार्मोन्स है, ठीक है बेटा, एलएच हार्मोन्स का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसको हम एलएच सर्ज भी कहते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से जो अंडा है, ठीक है, कौन है, जो द्वितीयक अंडाणु है, द्वितीयक अंडाणु है, ठीक है बेटा। अब ये द्वितीयक अंडाणु क्या होगा, कहाँ पे, ये चली आएगी कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब। कैसे, अब यहाँ पे समझते हैं, ठीक है बेटा। जैसे जैसे हम बना लेते हैं फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और यहीं से सारी चीज को वो समझेंगे। ठीक है, क्या लगे यहाँ पे, फिमरियाई, ठीक है, जीलरी। अब यहाँ पे एक चीज भी होता है कि भाई ओवरी जो है वो क्या है, अचल है, वो कैसे चल सकती है, ठीक है बेटा। अब इसी से अटैच हम क्या बना लेते हैं, इसी से अटैच हम बना लेते हैं एक ओवरी, ठीक है। हमने क्या बना लिया, एक ओवरी, सही है। ठीक है, ये हमने बना लिया ओवरी। इस ओवरी में बेटा ब्लड वेसल्स होते हैं, क्या होती है, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स मतलब धमनी और सिरा, ठीक है, धमनी और सिरा का भी रोल होता है। अब ये लिगामेंट के द्वारा गर्भाशय से और झिल्ली से क्या होती है, ओवरी जुड़ी होती है, तो टू पेयर। लेकिन अगर एक ओवरी को हम टीएस काट करके देखें और इनके अंदर जो परिवर्तन हो रहे उस परिवर्तन को देखें, तो बहुत सारे चेंज आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे बेटा हम क्या कह रहे हैं कि जब कोई भी गर्ल्स 12 से 14 साल की एज में आई, अब उसमें पहला पीरियड्स क्या होगा, यानी युग्मक जन्म, यानी जब पहली बार कोई लड़की है, अब उसके अंडाशय में क्या परिवर्तन हो रहे हैं कि ढेर सारे ऊतक हैं। हम बात करते हैं कि जो एक लड़की है वो जन्म से पहले, यानी जब वो भ्रूण अवस्था होती है, तभी से उसमें युग्मक जन्म की क्रिया स्टार्ट हो जाती है, यानी वो गैमेट बनाना स्टार्ट कर देती है। तो महिलाओं के ओवरी में बहुत सारे ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है। उसमें से एक ऊतक जो होता है वो अपने आप को परिवर्तन करता है, अपने आप में चेंज लाता है। किसके थ्रू चेंज लाता है बेटा, हार्मोन्स की वजह से। कौन सा हार्मोन, एलएच, एफएसएस, एस्ट्रोजन। तो जब ये फीमेल्स की बॉडी में, ठीक है बेटा, जब फीमेल्स की बॉडी में ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो ये ब्लड वेसल्स के थ्रू ओवरी में जाएंगे, ठीक है। और वहां पे जो फॉलिकल होंगे उसको, उस पे कार्य करेंगे, और यहाँ से जो फॉलिकल है, जो पूटक है, जो ढेर सारी पूटक है, उसमें से एक पूटक क्या होगी, अपने आप में परिवर्तन करेगी। परिवर्तन क्या करेगी, प्राइमरी पूटक बनाएगी, ठीक है, सेकेंडरी पूटक बनाएगी, टर्सरी पूटक बनाएगी, ठीक है, और उसके बाद एक ग्राफिन पूटक बनाएगी। क्या बनाएगी, ग्राफिन पूटक बनाएगी। तो बेटा ये जो फॉलिकल बन रहे हैं, एक चीज तो हम कह रहे हैं कि 1 से 5 डे जो है वो क्या हो गया, एक लड़की में पीरियड्स हो। तो जैसे ये गर्ल्स है, उसका पीरियड्स खत्म हुआ, यानी 1 से 5 दिन तक उसमें ब्लीडिंग हुई। अब ब्लीडिंग जैसे ही उसकी खत्म हुई, उसके अगले दिन से ये जो पूटक है वो अपने आप को चेंज करने लगी, उसमें से एक पूटक, ठीक है। तो वो अपने आप को परिवर्तित क्या करेगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ग्राफिन पूटक। तो बेटा ये प्राइमरी से लेके टर्सरी तक, यानी प्राथमिक पूटक से लेके ग्राफिन पूटक तक बनने का जो समय लगता है बेटा, वो हम कहते हैं 6 से 13 डे मानते हैं, यानी 6 से 13 दिन तक मानते हैं, ठीक है। तो बेटा 6 से 13 दिन तक, अब जब जैसे ही बेटा 14वां दिन आता है, 14 से 15 दिन, तो यहाँ पे जो एलएच हार्मोन्स है ये बहुत ज्यादा ज्यादा हो जाता है, यानी एफएसएस का लेवल एकदम डाउन हो जाता है,
और एलएच क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो ग्राफीन ऊतक अंडाशय के अंदर बनती है फट जाती है। तो बेटा जब ये फट जाती है तो इसके अंदर का जो द्वितीयक अंडाणु है, ठीक है, वो द्वितीयक अंडाणु बेटा ये कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है ग्राफियन सॉरी फैलोपियन ट्यूब में, यानी मादा जनतंत्र का जो अंडवाहिनी है उसमें चला जाता है। किसके थ्रू चला जाता है बेटा, ये फिम्ब्राइज को कैच करती है और फिर यहाँ पे बेटा सीलिया लगे होते हैं, छोटे छोटे सीलिया लगे होते हैं और इस सीलिया के माध्यम से ये एम्पुला में पहुंच जाते हैं। अब हमारे पास बचा क्या बेटा, हमारे पास बचा ये ग्राफिन पुटक। तो जो ग्राफिन पुटक फट जाते तो चेंज हो जाती है कार्पस लूटियम। अब ये कार्पस लूटियम क्या करता है, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है, ठीक है। अब ये जो एस्ट्रोजन और बेटा प्रोजेस्टेरॉन है ये ब्लड वेसल्स के माध्यम से कहाँ जाएगी, गर्भाशय की एंड्रोमेट्रियम, ठीक है, यानी जो गर्भाशय की अंतः परत होती है। तो ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ब्लड वेसल्स के थ्रू कहाँ जाएंगे, गर्भाशय में, और इस गर्भाशय के लेयर को बहुत मोटी करेंगे, जो मोटी करेंगी ताकि ये जो द्वितीयक अंडाणु है ये निषेचन कर जाए, यानी मेल गैमेट से फ्यूज कर जाए, और फिर ये जब युग्मनज बन के आएगा तो इस युग्मनज का क्या हो जाएगा, मध्य गर्भाशय में इम्प्लांटेशन हो जाएगा, यानी रोपण। तो ये रोपण के लिए ये जो लेयर्स होती है वो मोटी हो जाती है, लेकिन पीरियड्स का मतलब होता है बेटा फर्टिलाइजेशन नहीं होना। तो बेटा होगा क्या कि ये यानी जब ओवुलेशन हो जाता है तो ओवुलेशन के 24 घंटे तक ये क्या करेगा, 24 घंटे तक ये मेल गैमेट का वेट करेगा। अब अगर मेल गैमेट आया, 24 घंटे के अंदर मेल गैमेट आया, ठीक है, तो ये इनका नॉर्मली 48 घंटे तक जीवन काल होता है और इसका नॉर्मली देखा जाए तो 24 घंटा तक होता है नॉर्मली। तो अगर ये 48 और 24 घंटे के बीच में इन दोनों का आपस में मिलन हो गया तो फिर पीरियड्स नहीं होगा, और जब बेटा मिलन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो ये जो है एग है ये भी डेथ कर जाएगा, ठीक है। ये जो मोटी हो रही है परत ये भी क्या होने लगेगी, ब्रेक होने लगेंगी, ठीक है। अंदर जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, वो भी बेटा क्या होने लगेंगी, ब्रेक होने यानी टूटने लगेंगी, ठीक है। तो टूटने लगेंगी तो फिर से ये पीरियड्स यानी दोबारा स्टार्ट होने लगते हैं। तो ये कब होगा, इसमें भी समय लगता है बेटा, इसको भी बनने में, ब्रेक होने में समय लगता है। तो हम क्या कहते हैं कि अगर 28 डे है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें एक फिगर के माध्यम से देखें, ठीक है। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का हमारे पास क्या है, ग्राफ है। दो चीज है, अगर आप यहाँ पे देखो ये भी आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का दिखाया गया है, ये भी आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का ही दिखाया गया है। सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे आपको कुछ आपके यूट्रस में चेंज को दिखाया गया है, यानी फीमेल्स के गर्भाशय में परिवर्तन को दिखाया गया है। ओवरी में हार्मोन्स का क्या रिएक्शन है, ओवरी में क्या इवेंट्स हो रहे हैं, और पिट्यूटरी हार्मोन्स का क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई गई है। जिसमें बेटा आप स्टार्टिंग से देख के आ रहे हो, मेंस्ट्रुएशन एक फेज है, ठीक है, जो आपकी 1 से लेके 5 डे तक है, ठीक है। फिर 6 से लेके 13 दिन तक एक फेज आ रही है जिसको हम कह रहे हैं फॉलिकल फेज, जिसको बेटा हम प्रोलिफेरेटिव फेज भी कहते हैं, ठीक है। इस फॉलिकुलर फेज को या फॉलिकल फेज या फॉलिकुलर फेज या फिर इसको हम प्रोलिफेरेटिव फेज भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर बेटा क्या हो रहा है, 15वें दिन, 14वें से 15वें दिन में आप क्या देख रहे हो, एस्ट्रोजन ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन बहुत नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही 15 डे क्रॉस हो रहा है तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। फिर 16, 17, 19, 21 ये सब क्या हो रहे हैं आपकी बेटा, ल्यूटियल फेज आ रही है, और फिर 27 से 29 की जो बात है वो नेक्स्ट साइकिल डिलीवरी यानी अगला फेज आ जाए। ये सारे आपके परिवर्तन। ओवरी में क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है। फिर ग्राफिन बन रही है, फिर ग्राफिन क्या हो रही है, फट रही है, फटने के बाद कार्पस लूटियम का, ठीक है, इन सब का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो जब कार्पस लूटियम बेटा बन रही है तो फिर ओवरी में क्या हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई हो जा रहा है, ठीक है। अब ये इसी तरीके से यहाँ देखें तो मेंस्ट्रुएशन जो फेज होती है वो 1 से लेके नॉर्मली 7 है, लेकिन नॉर्मली बेटा होता है 5, ठीक है, नॉर्मली 5 होता है।
फिर 6, 7, 8, 9, 10 ये जो होती है आपकी फॉलिकुलर फेज, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा 14वां डे आता है, ठीक है। और फिर आपका इंटरफर्टाइल, यानी ये फर्टाइल यानी ये निषेचन का समय है। और ये क्या है बेटा, इनफर्टाइल, यानी हम कह सकते हैं कि जो 16, 17, 18, 17 तक मान सकते हो, उसके बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 वाला जो डे होता है, ये आपका इनफर्टाइल डे होता है, यानी इस समय में फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को बेटा ये जो आठों चक्र है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो समझ में आया होगा। इसमें जो रोल होता है बेटा एलएच का, एफएसएस का, एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरोन का, ये 4 हार्मोन से जन्मदान है, जिसकी वजह से गर्भाशय में, अंडाशय में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो बस आज इसी के साथ आज के इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं इस चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ। तब तक सभी बच्चे को बाय बाय। और जो भी बच्चा नया होगा इस चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, ठीक है। सभी को टाटा, बाय बाय।